अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तेलंगाना के बजट सेशन के हवाले से। क्या आज की रुदाद रही और उस पर हम नज़र डालेंगे, और फिर यहाँ की जनता, यहाँ के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें क्या मिलेगा, इस पर हमारी नज़र होगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मामले को लेकर एक मरतबा फिर यानी भाजपा की जानिब से बड़ा शदीद रद्दमल सामने आ रहा है, और फिर ये भी देखेंगे कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात 4% दिए गए हैं तो वो किस मद में है, किस तरह से हैं, और उससे वाकई क्या फ़ायदा होगा, इस पर हमारी नज़र होगी। और फिर इसके साथ हम आखिर में बात करेंगे कि आसाम में जो मुस्लिम तबक़ा, या फिर हम ये बात करें कि मुस्लिम कम्युनिटी जो मुख्तलिफ़ शोबेजात से जुड़े हुए हैं और ज़राअत से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्हें मुख्तलिफ़ ख़दशात का सामना है, क्योंकि फ़र्टिलाइज़र्स के हवाले से यानी जिहाद फर्टिलाइज़र का भी एक आपने सुना होगा कि एक बरस क़ब्ल इसी तरह की बात की गई थी। वही चीज़ एक मरतबा फिर सामने आ रही है, और वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो किसान हैं, वो मुख्तलिफ़ खौफ़ व ख़दशात से दो चार हैं, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा की हुकूमत की जानिब से नए नए किस्म के जो है ऐसे बयानात, इक़दामात हो रहे हैं। तो उस पर भी हम अपने आसाम के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको जोड़ेंगे कुछ वक्त के लिए, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। और आखिर में हमारी बात होगी गाज़ा और यूक्रेन जंग के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, सबसे पहले आगाज़ करेंगे तेलंगाना बजट के हवाले से। आज की जो बिलख़ुसूस कार्रवाई रही है, आज का जो टकराव रहा है, आज जो वज़ीर आला का खिताब रहा है, आज जिस तरह से बीआरएस का बाइकाट रहा है, और फिर यानी वज़ीर आला पर इल्ज़ामात रहे कि उन्होंने बीआरएस सरबराह के ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क किए, और इसके साथ साथ जो हुकूमत को घेरने की भी कोशिश की गई, और हुकूमत ने भी जो कुछ आज यानी वज़ीर आला की ने जो कुछ कहा है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बजट पेश किया जाने वाला है? जी वैसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो अभी 1952 से लेके अब जो है 1952 से लेके अब तक जी जी। एक तवील अरसा हमने यानी हालिया दिनों में हमने दस्तूरी हुक्मरानी के 75 साल भी कर लिए। जी हाँ। यानी हमारी जमहूरियत बुजुर्गी की तरफ आ गई, हम्म। एल्डर हो गई। जी। लेकिन ऐसा दिखता है कि जैसे जैसे हमारी जमहूरियत सीनियर हो रही है। सीनियर हो रही है, हम्म। हम एकदम बचकाना चीज़ों के पीछे चले आ रहे हैं। तो हम्म। मुझे एक फार्मूला याद आता है, बस थिंकर्स का है, कि बुढ़ापे में भी बचपन लोगों लौट को आता याद है। आता है। एक मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, जिस तरीके से वो एक अलग सीक्वेंस में है। लेकिन हम शऊर में आने के बजाय खुद हमको दावेदार कहते हैं कि जमहूरियत की वालदा साहिबा हैं, हम माँ हैं, बजाय उसके हम इस हद तक निचली सतह पर हर पहलू में, पार्लियामेंट हो या किसी भी रियासतों की असेंबली हो, कहीं रूलिंग पार्टी तो कहीं अपोजिशन पार्टी। आपने जिक्र किया कि बजट इजलास, ठीक है, बजट तो खैर एक 3-4 दिन के बाद पेश होगा 19 को। लेकिन एक कस्टमरी है कि जब भी बजट का इजलास होता है तो उस वक्त जो दस्तूरी सरबराह होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया की तरफ से या रियासतों में गवर्नर की तरफ से, उनका पहला एड्रेस होता है, तो उनका खिताब होता है। और उनके खिताब पर एक कस्टमरी है, एक रिवायत है, कन्वेंशन है ये, कि एक यानी वोट ऑफ थैंक्स यानी तहरीक तशक्कुर, तहरीक तशक्कुर पे यानी गवर्नर के खुतबे में कौन सी चीज़ पे हाईलाइट हुई, वो गवर्नमेंट यानी सरकारी जो पंच होते हैं यानी रूलिंग पार्टी होती है वो बोलती है, अपोजिशन उस पर तनकीद करती है कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। इसका जो जवाब है तो हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस आमतौर पर जैसा कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया। लेकिन उससे पहले एक अहम पहलू की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जी। खैर, बजट तो आएगा, क्या होगा क्या नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी, जी हाँ। मैं देख रहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा गेस्चर, एक ऐसा जो है यानी स्ट्रोक कह सकते हैं, लगाया। तो मैं समझ रहा था कि नेशनल मीडिया इसको, और फिर जो चिंटू पिंटू के सोशल मीडिया भी देख के हैरत हो गया लोगों को, कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। कल एक खबर हो रही थी कि फला अखबार को, उर्दू अखबार को इश्तिहार नहीं है, बल्कि पूरा
बल्कि सोशल मीडिया भी, अरे भाई इनको उर्दू से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई, जी। ये तो कटमुल्लाओं की ज़बान है ना ये, हम्म। कल तक तो उनके पास ही था, लेकिन आज ऐसे इनका सोशल मीडिया ऐसा कैसा हो गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने उर्दू अखबार को इश्तिहार बंद कर दिया, फना कर दिया, ये कर दिया, बोल के अरे चिंटू पिंटू सब मैदान में कूद गए, और उर्दू की मोहब्बत में ऐसा कैसा, बल्कि उर्दू शेर भी बोलने लगे उसके अंदर सोशल मीडिया में। जी। तो बोला भाई ये खैर हो सकता है, चलो अच्छी बात है, ये सरकार को मतलब झिंझोड़ने के लिए तो बड़ा अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है। चलो उर्दू अखबार को जो है चिंटू मंटू के जो है सोशल मीडिया और उनका गोदी टीवी, हर टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ बोला भाई अरे आखिर देखेंगे खैर इतनी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सारी गोदी मीडिया में, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं जो ऐवान में शायद ऐसे चिंटुओं को उन्होंने जो है बता दिया कि सेकुलरिज्म क्या होता है। उनके हल्के में एक कदीम मंदिर है जो लाल दरवाजे के नाम से है और बड़ा मशहूर मंदिर है, बड़ी जो है वहाँ मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार वगैरह होती है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और उसके डेवलपमेंट के लिए मैं इससे पहले भी कहा था और कुछ पैसे भी सैंक्शन हुए थे पिछली सरकार में भी। तो खैर वो बात अलग है कि मक्का मस्जिद का उसका इसका कई लोग उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में क्या है, खैर वो अलग सवाल है अफजलगंज की मस्जिद के बारे में ये बात। लेकिन एक हल्के के एक नुमाइंदे की हैसियत से जब नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है, चाहे वो आप उसको वोट दें या न दें, वो आपका नुमाइंदा होता है। हम वज़ीर आज़म सारे हिंदुस्तानियों का नुमाइंदा है, चाहे हम उनको वोट दें नहीं दें या उन पर तनकीद करें नहीं करें या उनकी तारीफ़ करें, जो भी हो वो हमारे नुमाइंदे हैं। इसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसके लिए अब देखिए उसमें उन्होंने सीएम ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि नहीं वो जियो में मैं ये क्या करूँगा, तुम आपका रेफरेंस दे के जियो डालूंगा और अभी इमीडिएटली आज ही शाम में, हो सकता है शाम में आज जियो आ गया होगा 20 करोड़ रुपये डेवलपमेंट के लिए। एक और चीज़ ये भी कहा कि शहर की जो तरक्की, हैदराबाद की तरक्की, हैदराबाद इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारे साउथ एशिया में कॉस्ट इफेक्टिव लिविंग कैपेबिलिटी के लिहाज से सबसे जो है, और यही वजह है कि कहीं भी चाहे वो अपने किसी और वजह से या बिजनेस की वजह से या कहीं अट्रासिटीज़ हो रही है, हरासानी की वजह से, ऐसा नॉर्थ में हो रहा है जी, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरीके से कई तबकात को, कुछ हिंदू भी हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है, तो इतना हैवी माइग्रेशन हो रहा है हैदराबाद के ऊपर, उसकी वजह से कई मसाइल भी हो रहे हैं। तो कहा कि नहीं, अब ये जो उन्होंने डायरेक्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, कहा कि आप जो भी रिव्यू करेंगे, ये तो हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में ज़रूर है जी, लेकिन इनकी सलाह, इनके तजुर्बात से हमको इस्तेफादा करना है और मैं चीफ सेक्रेटरी को ये डायरेक्ट यानी डायरेक्शन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ कि ये इन कमेटियों में इनको बुलाया जाए और इनके मशवरे, ज़रीन मशवरे लिए जाएँ और इनके हवाले से ये चीज़ों को प्रपोजल को रखा जाए जी। फिर उन्होंने कुछ मजाक भी किया कि भाई वो आपकी वजह से हमारी सरकार को जो लोग बोलेंगे अरे क्या सरकार कर रही है, तो मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे, इस तरीके की। खैर वो तो चलता है ऐवान में। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक पर जो कई किस्म के चिंटू पिंटू थे जो होली को जो है कर रहे थे, और आप देखिए होली का जो है 3 दिन तक हैदराबाद हैदराबाद कह के, हैदराबाद में ये पाकिस्तान का हैदराबाद नहीं, ये इंडिया का हैदराबाद कह के देखिए उसको, यहाँ होली खेलने वालों को, उस पर करने वालों को रिस्ट्रिक्शन। देखिए हर साल त्योहारों के मौके पे ये आम रिस्ट्रिक्शंस हमेशा होते हैं जी, नई बात नहीं है। और आप देखिए आज के अखबारात में देखा, कहीं भी तेलुगु हमारी जो रीजनल लैंग्वेज के अखबारात मैंने देखा, अंग्रेजी के अखबारात देखा, हिंदी के 1-2 अखबार यहाँ छपते हैं वो देखा, कहीं भी किसी के अट्रॉसिटी, बल्कि इतनी खुशी के साथ सब मिलके होली मनाए, कोई बदनज़मी नहीं हुई। इनके ऊपर मुंह पे तमाचा है ये लोगों पे, जो वो ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का हैदराबाद नहीं, इंडिया का हैदराबाद में ही ऐसा हो रहा जी। वो उसको जो यहाँ की जो कमिश्नर्स हैं, 3 कमिश्नर्स हैं यहाँ, उनकी जो प्रेस नोट्स होती है रिस्ट्रिक्शन की, फला दिन से फला दिन तक शराब की जो है फरोख्त मनसूख रहेगी, नहीं रहेगी, और जो भी किसी को बिना किसी उसके जो है अगर रंग डालेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी, और ग्रुप की शक्ल में 3-3 लोग अगर बाइक पर जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। ये तो खैर ट्रैफिक के रूल से ये अलग सवाल है। तो इस तरीके की जो है हर त्योहारों के मौके पर ये चीज़ें होती हैं, बल्कि बाज़ त्योहारों के मौके पर या बास किसी फंक्शनों के मौके पर हमारे फ्लाईओवर्स को भी बंद कर दिया जाता है। एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन इतना बवाल खुद यहाँ के जो चिंटू एमएलएस हैं जी जी
उन्होंने भी इसको उठाया, लेकिन आज वो उनका जिस कहते हैं ना सांप सूख गया, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल एकदम सख्ते में आके, अरे ये शख्स का नाम अब उस जियो में भी आएगा जिसमें ये मंदिर को इनकी वजह से, इनकी इमाम पर, और ये भी कहा कि इसका जो खर्च होगा वो कमेटी में वो एमएलए साहब भी रहेंगे। तो सीएम जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तंज किया, जब बीजेपी के लोग पुकारने लगे, नहीं नहीं पूजा करने आप जाइए, वो इंतजाम करने तो ये रहेंगे कमेटी में, आप कमेटी में नहीं रहेंगे, आप पूजा करने जरूर जाइए, आपको आज़ादी है। इस तरीके से उन पर तंज किया उन्होंने। तो आज की जो प्रोसीडिंग थी तो उसके लिहाज से शहरी तरक्की के लिए। और आप बताइए जी कि हैदराबाद में गाड़ियाँ आने से जो पोल्यूशन हो रहा, और जैसा उन्होंने बताया कि हर दिन 1600 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं जी, यहाँ की जितने भी 4-5 आरटीओस हैं उसमें। तो इसमें यह है कि पुरानी गाड़ियों को निकाला नहीं जा रहा, बल्कि पुरानी गाड़ियाँ भी यूज़ हो रही हैं, और ख़ासकर जो पोल्यूशन का जो मामला है जी उसको उन्होंने कहा कि अब हमने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको टैक्स से मुबर्रा कर देना है जी, और बल्कि इंकरेज करना है। अब ऑटो वालों को भी उन्होंने कहा कि हम लोन दिलाएंगे, जी, उसके ज़रिए हम जो है आप ईएमआई भर दीजिए, बैंक से वो करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए, इलेक्ट्रिक ऑटो लेने के लिए। जी, आप ये चलाइए, आपको जो है वो पुराना ऑटो निकाल दीजिए, ये ऑटो ले लीजिए, नया ऑटो हम बैंक से दिलाएंगे, और जो आप जैसा किराए पे लेते हैं ऑटो, बजाय किराए पे मत लीजिए, ये ईएमआई आप भर दीजिए, ज़्यादा आज़ादी आपका हो जाएगा, हमारा मसला भी हल हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। और जो कुछ जो यानी पेट्रोल या डीजल से जो भी मामले जो चल रहे हैं जी, इसकी जो तरह से जो पोल्यूशन हो रहा है नुकसान वो ख़त्म हो गई। तो ये की चीज़ें आज के असेंबली में देखी गई हैं। और खैर रही बात, जैसा कि 1-2 दिन कल की बात है, कल तो हरी थी, परसों की बात है, एक बीआरएस के एमएलए को सस्पेंड किया गया। तो खैर सस्पेंड कोई इलाज नहीं है, मुझे तो खैर मैं तो शख्सी तौर पर इस चीज़ का तो मुखालिफ हूँ कि जमहूरियत में मौका दिया जाना चाहिए, बल्कि सर्जनिश कर देनी चाहिए। अगर कोई वाकई ऐसी यानी इतनी बदकलामी तो नहीं है, मैं देखा वो भी प्रोसीडिंग मैंने देखा है कि कुछ रिमार्क्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि जिसमें बिल्कुल गैर पार्लिमानी क़वायद के तहत आता है, लेकिन उसको जिस तरीके से कहा गया, बुलडोज किया गया, ये मुनासिब नहीं है। और दूसरा, अपोजिशन की हैसियत से जो बीआरएस पार्टी का रोल, आपने चंद्रशेखर राव के बारे में भी सुना है कि वो तो आए जुमेरात, मतलब उसमें पहली मीटिंग में तो आए हैं, उसके बाद से वो गायब हो गए, और उन्होंने उनका हिसाब बताया कि आप मेंबर की हैसियत से और यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, जी बिल्कुल, अभी तक आपने जो है यानी 14 महीने में आपके ऊपर जो खर्च स्टेट एक्सचेकर की तरफ से हुआ है 54,53,000 इस तरीके से कुछ चिल्लर, और यानी 54 लाख समझिए, 54 लाख रुपए का आपके ऊपर खर्च हुआ है। ये किसका खर्च है? आवाम का, आवाम के टैक्सों का खर्च है। बिल्कुल। उन 54 लाख के बदले में आपने क्या खिदमत की है? हाँ, क्या खिदमत की है और कितनी बार ऐवान में आए, उसका हिसाब बताइए। क्यों आप जवाबदार नहीं हैं? जी, मैं भी जवाबदार हूँ एक सरकार में होके, अपोजिशन की हैसियत से आप भी जवाबदार हैं, अपोजिशन की हैसियत से अकबरुद्दीन भी जवाबदार हैं, सभी जवाबदार हैं, कोई उभरा नहीं है। चूंकि ये इनको जो कुछ सरकारी एक्सचेकर से मिलता है ये किसके लिए दिया जाता है? ये आवाम की भलाई, और ये लोग सब कर रहे हैं। मैं यहाँ के एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कर रहा हूँ, अकबरुद्दीन वैसे ही वहाँ के अपनी जो है पार्टी की हैसियत से, अपने हल्के की नुमाइंदगी की हैसियत या अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमत कर रहे हैं। ये साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते तो सारे अपोजिशन का लीडर है उन्हें, ठीक है, अपनी पार्टी का लीडर तो है, बड़ी पार्टी होने से आप लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। आपका क्या रोल है इसके अंदर? तो देखिए हर चीज़ को तनकीद तनकीद तनकीद, जो हमारी ये कह रहा हूँ ना कि ज़ईफ़ी में तिफल हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जमहूरियत उम्र रसीदा हो रही है, वो बेचारी जो है तेज़ी के साथ तनाजुल की तरफ आ रही है, और हर बात को सियासी एंगल, हर बात को सियासी एंगल। तो देखो ठीक है सर, रूलिंग पार्टी गलतियां करती है तो उसको देखना चाहिए, उसकी दौड़, गलतियों की दौड़ कहाँ तक है, छोड़ो उसको। उसके बाद आप सारे सबूत के साथ यानी ऐवानों में, फिर अवाम की अदालत में उसको बताएं। देखिए इस बात की ज़रूरत है भाई साहब। अब जिस तरह से बहरहाल अभी इसमें जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिलखुसूस पुराने शहर में जो मास्टर प्लान के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वगैरह, उसके लिए भी जो है यानी बजट में इजाफा, फंड्स में इजाफा उसके लिए तो कहा उन्होंने जी। तो उस हवाले से देखिए उन्होंने 200 करोड़ का मुतालबा किया था जी,
तो अभी उन्होंने कहा कि हाँ, मैं फिल वक्त तो 100 करोड़ रुपया जो है जारी कर रहा हूँ। उसमें मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की डेवलपमेंट है, खूबसूरती है। अच्छा, इस इजाफे में भाई साहब मेट्रो का और फिर रोडों की तोसी का भी है। नहीं, मेट्रो का उन्होंने कहा कि देखिए मेट्रो उससे जो के मुतासिर लिए होंगे उन्होंने बीजेपी के मेंबरों से भी कहा, जो कुछ कह रहे थे जब इस इशू पे, जी अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंडेटरी हमारे को पैसे देना है मेट्रो के जी लिए। जी मैं बार बार दिल्ली क्यों जा रहा हूँ? लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली गया तो इनसे मिला, उनसे मिला। ठीक है, आपके लोगों से मिला मैं, किस लिए मिला? आप भी चलिए, आप सब चलिए। अरे हमारे पैसे देना है। अब मैं आज देख रहा था, आज एक तेलंगाना में जो जीएसटी वसूल करके देते हैं जी उसका 40% वापस करे लोग। 60% किधर गया भाई? हाँ देंगे। अरे भाई पैसे है तुम्हारे, हम नगद उठा के आप कुछ कलेक्शन करा के आपके हवाले कर दिए, सारा रेवेन्यू तो आप हमारा आधा दे देना हिस्सा। अब जब देखिए आप कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे, किसी फार्मेसी की दुकान मतलब जाएंगे या किसी होटल में खर्चा करेंगे, तो आपको 2 किस्म के जीएसटी रहते हैं उसके अंदर। जी हाँ स्टेट जीएसटी बोल के अलग रहता, जी सेंट्रल जीएसटी बोल के अलग रहता है। ये हिसाब किताब पहले कड़ा हो जाता। तो और वसूल करने वाले स्टेट अलग और सेंट्रल अलग नहीं करता है। सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है जी वो डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री वो अपनी अलग बना दिया विंग, जीएसटी डिपार्टमेंट का। जी जी सारे के पैसे वहीं जाते, यानी पूरे स्टेट जीएसटी के पैसे भी, सेंट्रल जीएसटी के पैसे भी सारे उधर जाते। जी अब उसमें जो मैनुअल ये बनाया गया है कि भाई सारे पैसे हमारे पास आ जाने के बाद आपके पैसे आपको वापस हम हवाले कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? वजह क्या है? अपोजिशन में है इसलिए। और दूसरी तरफ दूसरी रियासतों में उतना टैक्स नहीं आता, उससे बढ़कर फंड जारी करते हैं। तो उसकी पूरी मिसाल है। अब देखिए कोई चीज़ जगह छुपी जी, अपने जो है सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए आप, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी गवर्नमेंट का इदारा है जी। उस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है? और एक बात है, हम गुज़िश्ता दिनों दिल्ली इलेक्शन हुए, कहा कि नहीं जीएसटी की रिपोर्ट जो है छुपाया गया, फला गया। तो हम पहले ही असेंबली में सबसे खुद पीएम ने कहा जैसे होंगे हम पहले बताएंगे जी ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट बताया, लिखकर स्कैम में इतना करोड़ 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, फला हुआ, उनकी पॉलिसियों की वजह से ये हुआ। ये बात ठीक है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीएजी रिपोर्ट कहाँ है फिर? वो क्यों अभी तक नहीं बताई गई? जी हाँ। कितने चीज़ों में इनकी धांधली कितनी हुई? तो ये तो सेलेक्टिव तो नहीं होनी चाहिए ना। जब दूसरे को आपने ब्लेम करे, ठीक है, वो आपके पास, क्योंकि सीएजी खुद आपका डिपार्टमेंट है, वो आप मतलब आपके तहत है, ठीक है, आपने रिपोर्ट पुकारी, लेकिन आपके बारे में जो कुछ है, आप किस तरीके से हमारे सड़कों के मामले में, माइनिंग के मामले में, दीगर मामले में, डिफेंस डील में, सारा कितना आप किस किस को दे रहे हैं, कैसे हमारे यानी इस अंडरटेकिंग्स जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिल्कियत वाली इदारे, वो कैसे खान की लोगों के हवाले करते जा रहे हैं। इसका क्या होगा? कितने एम्प्लॉयमेंट हमारे लूज होते जा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट की जो ना होने की वजह से हमारे पास जो हालत जो हो रही है, अब आप देखिए उसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद गिरती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, इकोनॉमिक जो है सर्वे, उस सारी चीज़ें इसमें आ रही जी। आप कहेंगे नहीं वो नहीं बोला है उसके, अरे होली कैसी खेली जाती, औरंगजेब ये ऐसा करा। अरे भाई औरंगजेब 400 साल हो चुके, ख़त्म हो गया। नहीं उन्हें ऐसा करा, उसकी खबर पे हम ये कर देंगे, वो बना देंगे, शौचालय बना देंगे। अरे बनाओ ज़रूर, उसके नाम से जब आपका जो है पेट जो है एकदम फूलना शुरू हो जाता है तो क्या कर सकते हैं? इलाज वही है आपके लिए। इनोवा देने की ज़रूरत है तो औरंगजेब का इनोवा दे लो, पेट सल हल्का हो जाता। और सब ब्रेक पर हम जाएंगे। नहीं ये बता रहा हूँ मैं, क्या ये इशू है कि हमारे, बताइए। और आप देखिए गुज़िश्ता दिनों हमारी टीम जीत के आई थी क्रिकेट की, जुलूस निकाल के मस्जिद के सामने हल्ला करे, और 3 दिन तक ये चलाए कि हिंदुस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही, इन्होंने फतराव कर दिया। सच क्या निकला? बताओ सच क्या था वो? आज बताते नहीं बताते, खामोश। सच पुलिस की फाइल में रख दिया खादी। मैंने खुद राब्ता किया, अरे भाई इसका बताओ। मैं हुआ कि जो है मध्य प्रदेश के इलाके में जो कुछ, और वहाँ बुलडोज़र चला दिया गया, रातों रात बुलडोज़र चला दिया गया फतराव होल के नाम से, हिंदुस्तान के खिलाफ। 3 दिन तक पूरा गोदी मीडिया जलता रहा। लोग बोले अरे ये क्या भाई, जीत तो वहाँ हुई हो गई, उसके दूसरे मतलब संडे के रात में ही हुआ ना ये, संडे को वो हुआ, उसके बाद जुलूस निकाल के। और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ से, मैं गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना की बात कह रहा हूँ। तेलंगाना में रक्षा गुंडा पुलिस का वो है, वहाँ एक इलाके में
जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे उसी रात। तो उसको पुलिस ने मना कर दिया। उस पर यहाँ के जो एक वजीर साहब है मरकज के, किशन रेड्डी, ट्वीट करे, और एक वजीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तो क्या हो गया भाई, हम क्या जश्न का जुलूस नहीं निकाल सकते। तो मैंने एक ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, हम लोगों को ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि ये अमदन ये जुलूस निकाल के वहाँ जगह बिल्कुल महदूद लोग कॉलोनी है, चूँकि रच्चाकुंड के इलाके में बहुत कम मुसलमान है बाज़ जगह, तो वहाँ जो है वो मस्जिद चूँकि तरावी हो रही है, रात में जुलूस निकाल के वो कर रहे हैं। तो हमने हमारे ऑफिसर्स को इतला दे दी कि ये सिचुएशन होने वाला है। पहले ये लोगों ने ग्रुप मीटिंग बना ली कि अब जुलूस निकालेंगे और इनका तमाशा करेंगे। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, आप इधर जुलूस नहीं निकाल सकते, मना कर दिया। इसको बीजेपी ने कहा कि देखो हैदराबाद में ये हो रहा है, हाँ, लगा पाबंदी लगाई जा रही है, रोका जा रहा है जुलूस, यानी इंडिया जीती तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते तिरंगा लेके। अरे वो तो पीछे जो है, चूंकि होम डिपार्टमेंट सीएम के तहत है, अब सीएमओ के हमने जो है जो ऑफिसर है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साहब असल बात है, हम कैसे बात करेंगे लोगों से। ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि ये वहाँ शर पैदा करने वाले थे, फसाद पैदा करने वाले थे। अरे जीत से किसी को तरह नहीं। अब वो होगा, वहाँ जाके बाजा बजाएंगे, मस्जिद पे हमला करेंगे, फिर मस्जिद से कोई रिटेलिएशन हो भी सकता है। हालात खराब, वो हालात एकदम, उन्होंने देखो ये इंडिया के खिलाफ है, इंडिया की जीत उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ भी एक मेवा जो मध्य प्रदेश में जैसा हुआ, यहाँ भी बता दें, ये चीज़ सामने नहीं आई। इस पे बात करना है, वो इंटेलिजेंस ऑफिसरों से बात कीजिए, रच्चाकुंडा के जो लोगों से बात कीजिए, ये क्यों हैदराबाद में, हालांकि जब का जुलूस निकला सेक्रेटरी, ये बोल सकते हैं कि हैदराबाद निशाने पर है। नहीं, सेक्रेटरिएट के सामने हुआ, जबरदस्त हुआ, हर तबके का आदमी था, जबरदस्त जुलूस निकाला, वहाँ कोई मना नहीं किया। जी हाँ, जी हाँ, नहीं देखिए ना, आप भी तो पता होंगे, बिल्कुल जी हाँ, हैदराबाद के सेक्रेटरिएट के सामने इंडिया की टीम जीतने के बाद जो जोश और खरोश, सैकड़ों लोग शामिल थे, बिल्कुल हर तबके के लोग शामिल थे, इसमें कुछ नहीं हुई। लेकिन उस इलाके में जहाँ एक मस्जिद वाक़ई थी और जहाँ बहुत कम तादाद में मुसलमान लोग मौजूद थे, वहाँ ये शर हो रहा था, होने वाला था। तो महज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पे उसको मनसूख करने पर अब इन्होंने ट्वीट करना, एक मरकजी वजीर हो के, हाँ उसको ही मालूम था ये चीज़ होने वाली है। नहीं, उसने हाँ देखो हैदराबाद में फलां उसकी हुकूमत चल रही है, बिल्कुल निज़ाम की हुकूमत कह दिया। और ये जो है जो कुछ बताया गया, ये निज़ाम का जो है, ये भी 8वें या 9वें निज़ाम है बल्कि इस तरीके का निज़ाम का, होली के इशू के ऊपर कहा, होली के ऊपर वो ट्वीट करते हुए कहा कि ये नवा निज़ाम है जो होली पे भी रिस्ट्रिक्शन कर देगा, वो हमारे जुलूस को भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया। मतलब वाह, मतलब निज़ाम ने क्या क्या नहीं किया उसका पहले देखिए आप। लेकिन एक इशू बनाना है। कर्नाटक की तरफ बढ़ने से पहले हम आसाम का रुख करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजी जहदकार हैं और आसाम के लोगों के हक़ के लिए हमेशा जो है काम करते हैं, मैदान में रहते हैं। इत्तेहाद फ्रंट के सरबराह हैं नूरुल इस्लाम साहब। नूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आसाम के हालात को अक्सर और बेशतर ये हुआ है कि उसको नज़रअंदाज किया जाता है। वहाँ पर जो जिस तरह की एट्रॉसिटीज़ होती हैं, जिस तरह के वाक़यात होते हैं, वो जैसे आना चाहिए वो नहीं आते मंजर पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक एक मामला, हर मामला एक नित नए रंग का हो रहा है, एक अंदाज का हो रहा है, और वो सारी चीज़ें जो है वहाँ के मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ के किसान जो है, कुछ बिलखुसूस जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो जो है हिरासानी से दो चार हैं, थोड़ा सा परेशान हैं। क्या वजूहात है? ये पेस्टिसाइड्स का मामला क्या है? जी देखिए, 2026 में असम का सीएम हिमंत बिश्व शर्मा जी ने मीडिया के सामने बताया कि जो जैसे कि खारपिटिया दरंग डिस्ट्रिक्ट है और बरपेटा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ने नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है, ये सब्जी जो उगाते हैं। जी और यहाँ में ज्यादातर मुसलमान लोग हैं, यानी जैसे कि आपके 98% मुसलमान लोगों ने सब्जी उगाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये जो खारपिटिया और बरपेटा का जो सब्जी है, ये लोग यहाँ में पेस्टिसाइड ज्यादा मिलाता है, जिसके चलते कैंसर, किडनी का डैमेज होना, ऐसे काफी सारा बीमारी यहाँ दिखाई दिया। इस तरह से एक बयान दिया। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इसका यानी अपने तौर पे उन्होंने बयान दे दिया या फिर साइंटिफिक उसका जो है कुछ टेस्ट हुआ लैब के जरिए? नहीं, लैब में बाद में अलग रिपोर्ट आया। अच्छा, पहले बयान दे दिया मजी साहब, पहले जी पहले बयान दे दिया बस। बयान देने के बाद खारपिटिया हो, बरपेटा हो, या जो किसान है, किसान का सब्जी ऐसा कि गुवाहाटी चले, ऐसा कि नॉर्थ ईस्ट में जो कवर करता है सब्जी, जितना सब्जी का सप्लाई यहाँ से होता है। अच्छा। तो उन लोगों के मन में
एक तो एक आ गया ना कि हमें ये खाने से हाँ। ऐसा होता है, एक बीमारी आ जाता है। उसके चलते सब्जी का वो हमें जो खरीदारी हो या मैंने काफी सारा प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दिया किसानों का, काफी सारा नुकसान का सामना करना पड़ा किसान लोगों ने। अच्छा। क्योंकि सब्जी जिस तरह से पहले जो खर्चा होता है उसका, ये दो इलाके कौन से बताए आपने जो आसाम के? दरंग डिस्ट्रिक्ट, खरबिटी और बरपेटा, दो डिस्ट्रिक्ट नहीं कवर अच्छा करता है ज्यादातर अच्छा असम अच्छा, का। जी जी। तो उसके बाद जिस तरह से एक माहौल हुआ तो गुवाहाटी में, ऐसे कि नॉर्थ आपको अपर असम में, तो सब्जी जिस तादाद में सब्जी वो लोग ले रहा था वहां में चल रहा था, लेकिन वो उस तादाद में वहां खरीद नहीं रहा था। हाँ। क्योंकि ये सब्जी का बीमारी है, नहीं खाएंगे। हाँ, जी जी। तो ये जो मुद्दा है, उसके बाद उस वक्त आपको किसानों का काफी सारा नुकसान का सामना करना पड़ा, ये भी सच है। दूसरी बात, उसके बाद हमारा जो दलगांव, जैसे कि खरबिटिया जो है ये दलगांव एलएसी में पड़ता है। दलगांव एलएसी का जो एमएलए है एआईडीएफ का है मुजीबर रहमान साहब, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। बकायदा उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इस तरह से बात कहा सीएम ने, तो आप लोग टेस्ट कीजिए, लैब टेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर ऐसा है तो जो कदम उठाना चाहिए सरकार उठाना चाहिए। जी जी। तो उसके बाद इस बार जो विधानसभा का जो है सेशन जो चला, असेंबली सेशन में, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जो उनका जवाब दिया, ये हैरान करने वाले। उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम अभी तक दिखाई नहीं दिया। जो लैब में दिखा कि लोगों का जो ह्यूमन बॉडी का जो प्रॉब्लम के बारे में सीएम ने बताया, जैसे कि कैंसर हो, किडनी डैमेज हो, काफी सारा हेल्थ इश्यूज ने बताया था हेमंत ने, कुछ ऐसा इशू नहीं है अभी तक। वो में लैब टेस्ट क्या मिला, कोई इशू नहीं है जी। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा असम का वजीर आला ने 1 साल पहले बता चुका है कि इसमें आपको हेल्थ इशू है, पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं ज्यादा, वो भी ज्यादा मकदार में, अब उसके नुकसान होंगे। जी जी जी। लोग इनका कहना इस तरह से, जो देखिए मुसलमान का जो नुकसान हुआ उसमें लॉस हुआ किसान का, वो अलग बात है किसान का, लेकिन इसमें जो जहर घुलने का जो काम किया मुसलमानों के खिलाफ, एक उजीर आला है, एक जिम्मेदारी पद पे रहते हुए, वो असम का उजीर आला है भाई, मुसलमान का थोड़ी है, हिंदू का थोड़ी है। अच्छा, इस मामले को फिर कोर्ट में ले जाया जा सकता था कि भाई कैसे इस तरह से आसानी से बगैर किसी प्रूफ के कह दिया गया, और वो भी वजीर आला अगर ऐसा बयान देते हैं तो कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। कोर्ट को जाना चाहिए था, क्यों नहीं? नहीं, उसके बाद वो कोर्ट में जाने से पहले उसके लैब का रिपोर्ट लेना पड़ेगा ना, जो वो सरकार की तरफ से जो अगर लैब रिपोर्ट आया उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, अब जा सकते क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोर्ट पे पहले से चला जाता तो रिपोर्ट अलग, काफी सारा मुद्दा है इसमें। तो अभी तो कोर्ट में आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको लेकर पिटिशन डालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात क्या है कि पिटिशन डालना अलग बात है, और आज का जो असेंबली सेशन में जो आपको उन्होंने जवाब दिया सरकार के जानिब से, वो अलग बात है। लेकिन एक वजीर आला ने जिस तरह से बयान दिया, उसके चलते जो एक माहौल को बिगाड़ने का काम किया, एक कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरह जहर उगालने का काम किया, तो ये काफी सारा मुद्दा है। क्योंकि ये एक देखिए सेकुलर कंट्री का एक स्टेट का सीएम अगर इस तरह से बयानबाजी करेगा तो मियां लोग थूक के देते हैं। हाँ, मियां लोग जो है, उसके बाद वो मुसलमान लोग थूक के देता है, ऐसा होता है। अब देखिए ये जहाँ भाजपा का सरकार है वहां में इस तरह से बयानबाजी हो रहा है। एक संभल का सीईओ के बारे में सोचिए, किस तरह से बयान दिया, इस तरह जिम्मेदार पद इस तरह बयान दिया। और फिर ये आपको सीएम ने क्या कहा, आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो पहलवान है। क्या बात है भाई, पहलवान है तो भाई उसको मैदान में भेजो, काहे पुलिस में रखा उनको? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है, पुलिस में भेजो। बिल्कुल। और उसके बाद इस बार जिस तरह से दिखाई दे रहा है, राजस्थान के बारे में आज तो एक न्यूज देखा, यूपी के बारे में, जहां जहां भाजपा का सरकार दिखाई दे रहा है वहां में इस तरह से जो बयानबाजी होता है, तो सीएम के जरिए से जिस तरह, बड़े अफसोस की बात है कि आसाम के वजीर आला होने के बावजूद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को एक तरफ हम देखते हैं, उधर आसाम के वजीर आला उनसे ज़्यादा सबकत ले आने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वहाँ की तफसीलात बताई, और भी मज़ीद जो कुछ भी सूरत हाल हो तो फिर हम ज़रूर जो है आपसे रब्ता करेंगे, और फिर इस हवाले से हम आपसे अपडेट लेंगे। और ये समझने की बात है और सोचने की बात है कि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर रहते हुए आप किस तरह से यानी ऐसा बयान दे सकते हैं जिसकी वजह से एक कम्युनिटी का जो रोज़गार है वो जो है मुतासिर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम साहब, थैंक यू वेरी मच। जी आपको भी शुक्रिया भाई साहब। बहरहाल ये सूरत हाल है, वज़ीर आला होने के बाद इस तरह के बयानात जो है दिए जाते हैं तो जिसके असरात क्या होते हैं कोई इसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, भाई साहब कर्नाटक की तरफ जाएंगे और मैं जानना चाहूँगा कर्नाटक में जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात, पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा हैरानगी भी हो रही है कि कैसे माहौल में
4% तहफ़्फ़ुज़ात का जो है रिस्क लिया है, जिस पार्टी ने भी लिया है बरसर इक़्तिदार, सबसे पहले तो उनके लिए ये बात है कि मतलब वाक़ई किस तरह से ये कदम उन्होंने उठाया, जिसका जो है इनको ज़रूर था कि जो है एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता और इस पर जो है सवाल होता कि आप खुशामद की जो है सियासत करने लगे हैं। खुशामद मेजॉरिटी कम्युनिटी की है या माइनॉरिटी कम्युनिटी की? खुशामद खुम्बे भी देखे ना हमने, किसकी खुशामद हो रही थी? अपीजमेंट अपीजमेंट। ये मेजॉरिटेरियन अपीजमेंट को ये अपीजमेंट नहीं बोलते, ये तो हमारा फर्ज बनता है, ये नेशनलिज्म है इनका। जी जी। खैर मैं चूँकि आसाम के बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिए हैं, मामलात दिए जी हैं। जी ज़रूर। तो जहाँ तक है, मैं एक हफ्ता पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में ये डिटेंशन कैंप के बारे में बात आई थी जी। और हुकूमत आसाम को फिटकार लगाई थी, सेंसोर किया, फिटकार यानी सेंसोर किया। एक ऐसा शख्स जिसके माँ बाप वो जो है बिल्कुल उनका हिंदुस्तानी करार पाए, उसकी औलाद को नहीं, तेरे पास ऐसा सबूत नहीं है, ले आके उसको कहा कि तो गैर मुल्की है बोल के डिटेंशन कैंप में डाल दिया उसको। जी जी जी। और उसकी गलती ये है कि नाम की स्पेलिंग खराब हुई। जैसा कि मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ जी, करीम, KAREEM, जी जी, वहाँ लिखा हुआ है KARIM हो सकता है। जी हाँ, तो नहीं होता ये। जी। अरे मेरा बाप दादा ये मेरा वो है, अब उन्होंने तो नेशनल मतलब वो तो उनका उस पर रजिस्टर्ड में नाम है उनका, वो सब चीज़ें ये है, मैं उनकी औलाद होकर गैर मुल्की कैसा हूँ? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जमीयतुल अरशद जमा के जी जी जो ग्रुप है वो केस लड़े हैं लोग, उन्होंने कहा कि ऐसे कई वाक़यात हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या मुकाम की तब्दीली की वजह से या मुख्तलिफ जो है उन्वान पे इनको गैर मुल्की करार देके वो डिटेंशन कैंप में डाल दिया। और आपको याद होगा ब्रिगेडियर सनाउल्लाह, जी हाँ, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले वो, उनको भी जो कारगिल के हीरो, जी हाँ, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड लिए सो, उनको भी जो है डाल दिया गया था डिटेंशन कैंप में। तो खैर डालना अच्छा ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने कहा कि अंदर होता क्या है, मालूम हुआ। अंदर की जो कैफियत है, जेल में एक मैनुअल होता है 2 वक्त का खाने देने का, फला देने का, एक चीज़ रहती है, एक उसूल बने हुए। यहाँ कोई उसूल नहीं, और कोई यानी दाल की जगह पीला रंग का पानी वो भी नहीं मिलता है। इस हद तक बुरी मुसीबत की ज़िंदगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसको क्यों रखा गया, जब आप समझ रहे हैं ये गैर मुल्की है तो उसके मुल्क को वापस भेज दो आप। हाँ, नहीं, उसका एड्रेस नहीं है। वाह वाह, एड्रेस कहाँ से रहेगा भाई? उसका बाप दादा तो यहाँ रहने वाले, उसका एड्रेस कैसे रहेगा? यानी देखिए इस हद तक यानी एडमिनिस्ट्रेशन को पलूट करके रखा हुआ है, और ये बीजेपी के चीफ मिनिस्टरों के अंदर कंपटीशन चल रहा है जी। चाहे आप अभी आपने जैसा यूपी हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र भी आ गया आप सब में, और महाराष्ट्र भी आ गया, मध्य प्रदेश ये आ गया। चलो सब मिलके धनाधन देंगे। एक जने कहा कि नहीं, औरंगजेब की खबर को रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, क्यों रखे फिर? रहने चाहिए, बिल्कुल रहने चाहिए, रखो। और एक जने तो और इतनी बदतमीजी किया, मैं अभी बताया आपको मैं। जी जी। खैर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, उसके जो अल्फाज थे। तो इस हद तक आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए भाई, कौन मना करे, सरकार आपकी है ना। तो ये इसमें पूरा कंपटीशन हो रहा है। और आप देखिए गुवाहाटी में मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो है अच्छी तरकारी, अच्छे मेवे हम यहाँ लोगों से लेते हैं जी। गितार साहब नाम है उनका, अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्हीं से लेते हैं। और हमने कभी तो नहीं सुना कभी वो थूक कर देते हैं, बल्कि हमें साफ़ सुथरा कर कर अच्छा रख कर हमारे देते हैं, और उनसे लेते हैं। चूँकि ये लोग ज़्यादा काश्तकार हैं, जहाँ सब्ज़ी उगाते हैं वहाँ चावल उगाते हैं, वहाँ फल उगाते हैं, पटसन उगाते हैं। ये पानी के अंदर ये जो क्या करना चाहिए, जो टाट की चीज़ें आती हैं, टाट की, जी, पटसन बोलते हैं, पटसन कहते हैं उसको। जी। तो वो चीज़ें वो करते हैं। ये लोग बड़े मेहनती लोग हैं, और इनकी चरागाहें हैं, इनसे हम लेते हैं। तो यानी इस हद तक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो किसी चीज़ बस कह देना ख़त्म, बर्खास्त, इसका कोई सबूत नहीं। तो अभी जो नूरुल इस्लाम साहब ने जो बात कही जी, कि खुद अब मिनिस्ट्री कह रही है, जब मिनिस्ट्री से जब पूछा गया, नहीं ऐसा कोई वाक़ई नहीं, यानी खुद तुम्हारी चीफ मिनिस्टर के अंदर जो बात हुई, फिर 1 साल पहले से हमारा नुकसान मुआवजे के
अपर असम के लोग यहाँ की सब्जियां खरीदते थे, वो कहा कि नुकसान तो हमारा किसानों का चाय हो के रहा है। बागात भी हमारे साहब हाँ, इनके कितने इनके थे, तो वो भी सारा मुतासर हो गया, वो भी जो है ख़त्म तो होकर रह गया। ये इस पे मैं समझता हूँ कि जैसा आपने मशवरा दिया, कोर्ट को जाए, इसको जो है इसकी ज़बान को लगाम लगाएं, सुने। खैर आगे क्या होगा देखेंगे, लेकिन बता रहा हूँ वहाँ 42% मुसलमान हैं और वहाँ इस किस्म का अजियतें दी जाती हैं और इतनी मुसीबतें। और आप देखिए कोई इतना 42% मुसलमान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी तादाद देखिए आप, पुलिस में उनकी तादाद देखिए आप, सिस्टम में उनकी तादाद देखिए आप। यानी कश्मीर के बाद दूसरी बड़ी पॉपुलेशन सबसे जो है बड़ी मुसलमानों की आसाम कश्मीर में 68% है, जी यहाँ 42 सेकंड है आसाम। बल्कि मैं वो देख रहा था जब मुल्क की तकसीम हो रही थी, जो हदबंदी का कमीशन बिठाया गया था, जी जी, जो उस कमीशन का वो आदमी कभी सर्वे से वाकिफ नहीं था, वो इंग्लैंड से बुलाया अपने दोस्त को, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन कर दिए, तो उन्होंने लकीर खींच दिया ऐसा ऐसा। तो जब इतराज़ हुआ, ये लोअर आसाम तो मशरक़ी पाकिस्तान में जाना था, पूरी लकीर जिस तरीके से जालंधर, अमृतसर, ये भी वहाँ जाना था आबादी के लिहाज से, लेकिन वहाँ कत्लेआम करा के, भयानक तरीके से माइग्रेशन करा के, इवन जम्मू के अंदर भी, जम्मू का जो कत्लेआम है, लोग बोलते हैं कि आपके, मैं जब पुलिस सेक्शन का जिक्र कर रहा था हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, अरे कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जम्मू में जो हुआ है, हम बोला भाई उतनी तारीख हम नहीं पढ़ पाए उसकी, किताबें हैं देखिए अब जम्मू में जैसा हुआ, बोला भाई हमारे पास तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बाहर नहीं निकला, पंडित सुंदरलाल की जो कमेटी उनकी कमेटी की, उसकी वजह से कुछ हमको मालूमात हुई, सरकारी हवाले से मालूम हुई। खानगी लोग तो हमारी दादी मामी वगैरह, हमारी वालदा साहिबा से, वालिद साहब से हमें बहुत सुनते आए, लेकिन इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जी, वर्बल है खाली जी, उनके जो तजुर्बात है, किस तरीके से उनके घर पे जो है हमले हुए, कैसा उनको बचकर आए, कैसे अपनी शनाख्त छुपा कर आए हैदराबाद, किस तरीके से जो मामला हुआ, तो जो कत्लेआम हुआ, जो हमने ज़बानी लोगों से सुना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो हमको मिली, जो भी मिली, वो पंडित सुंदरलाल की जो है रिपोर्ट से मिली जी, रिपोर्ट। हालांकि वो रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो है, मैं पुलिस सेक्शन के 2 महीने के बाद जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद मैंने जो देखा है लिखा है, जब उस वक्त क्या हुआ, क्या हुआ था, होगा सोचने वाली बात। तो ये इस हद तक, यानी बता रहा हूँ कि तुमको शुक्र अदा करना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन का, कि जिसने लोअर आसाम को हिंदुस्तान का हिस्सा करार दिया, वरना लोअर आसाम आज बांग्लादेश में होता था। यानी बता रहा हूँ इनका, अब वहाँ जो है ये मसला पैदा करके, यहाँ आबादी को डिस्टर्ब करके, जिस तरीके से जो भी हरकतें कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये देखिए, जैसे मैं इससे पहले भी आपको एक बात कर चुका हूँ, चूंटी के पर आते हैं, उस तक उसकी निशान समझ लेना चाहिए, उसके बाद उसका अंजाम क्या होता है। तो इनको भी पर लग चुके हैं, अब लिहाजा थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। भाई साहब, कर्नाटक का 4%, हाँ ये देखिए कर्नाटक में ये 4% कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं, ये इसकी मैं वजाहत ज़रूर समझता हूँ, ये कोई नौकरी के लिए नहीं है, ना ही एजुकेशन के लिए नहीं है जी, वो रिजर्वेशन तो पहले से ही है जी। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से पहले, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 2006 से रिजर्वेशन आया 4%, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जी, जो तेलंगाना और आंध्र 2 रियासतों में आया। उससे पहले ही कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरला में मुस्लिम रिजर्वेशन पहले से ही है, लेकिन कहीं भी इन तमाम रियासतों में, जनूब की जी या किसी और रियासत में, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई रिजर्वेशन नहीं। तो कैबिनेट ने, वैसे उन्होंने बजट स्पीच में भी बोला था, बजट में जो है इस वक्त 4700 करोड़ रुपया बजट मुख्तस किया, तो इसको इन्होंने, ये तो चिंटू कहेंगे हलाल बजट बोल के दिया, सुनिए ना आपने जी जी, हलाल बजट 3 दिन तक चलता रहा जी। हम बोला ठीक है, हलाल बजट को किस तरीके से हराम कर रहे हैं लोग टीवी में डाल के, तो खैर इसको इतने पैसे की क्या ज़रूरत है, इसको इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, और तेलंगाना में तो इतने ज़्यादा मुसलमान है, उनको इतनी है, कर्नाटक में उससे कम है, इसमें ज़्यादा क्यों हो रहा, फला हो रहा, ये हो रहा, छोड़ो। तो खैर ये तो हलाल बजट का तो हो गया जी। अब इस पे भाई फिर 4% जो है, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के या लोकल बॉडीज के, जैसा कि म्यूनिसिपल वगैरह, पंचायत राज, ये जो इदारों, तामीरी जो ये जितने भी होंगे, अगर मान लीजिएगा अगर कहीं 100 काम निकाले जाते हैं, तो 4 काम जरूर मुसलमान, ये मैंडेटरी हो जाएंगे। आप जिसको बगैर उसके देना है वो अलग सवाल है, जनरल में जिसको भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो आप कम से कम ये 4 तो रखनी चाहिए। तो जबकि आबादी के लिहाज से, अब देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी होनी चाहिए,
नहीं, उनका जो टैग है, उनका जो जी हाँ। उनका जो स्लोगन है, आबादी के बुनियाद पे हिस्सेदारी। अब कर्नाटक में 4% आबादी है क्या उनकी? कर्नाटक में तो 9% आबादी बढ़ के, है। जी हाँ। तो अब 4% देने में भी इनको वो हो रहा है। तो ये कहीं भी कहेंगे कि बल अपीसमेंट। देखिए इस वक्त सारी मुल्क में मरकजी सतह पर भी मेजॉरिटी अपीसमेंट चल रहा है। अब हम ये अपीसमेंट शुरू करना है। अरे अपीसमेंट का मतलब मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अपीसमेंट, मंदिर बनाना, उसको वो करना। अब देखिए 7-9 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करें आप, ठीक है, रिकॉर्ड बनाए, उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कर रहे हैं आप जी। तो ये चीज़ें हम अब शुरू करना है, ऐसा नहीं है। जब तक हम इनके साथ हेड ऑन नहीं लेंगे, ये आपको तो नरम समझ के आपके गालिब डोमिनेट करते रहेंगे। डोमिनेट किसी की चलेंगे, सब बराबर है कानून के मुताबिक, हम भी किसी से कमतर नहीं है कोई जो है। और असल देशभक्त हम लोग हैं, तुम तो नखलीर हैं, माफ़ी चाहने वाले हैं अंग्रेजों तो बिल्कुल ये दरफुक लोग हैं। खुद मैं वाजपेयी साहब का जो दिख रहा था क्विट इंडिया के उसमें जो उनका स्टेटमेंट, किसी ने वो अब तो खैर पता नहीं, वो सोशल मीडिया में ऐसे ही गायब हो जाते हैं, वो लेटर उन्होंने भिजाया था कि नहीं मैं खाली तमाशा देखने गया था। हालांकि बड़े अच्छे आदमी थे वाजपेयी साहब, उन्होंने बड़े काम भी किए जब जनता पार्टी में थे, वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उन्होंने बहुत कहा। और या मैं उनके कई जलसे भी देखता था, जलसों को अटेंड किया मैं। तो ये बताना मकसद है कि जो लोग डरफुक हैं वो आज नेशनलिज्म के गीत गा रहे हैं, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने आबा व अजदाद को जो है गले कटवाए, वो आज जो है शक में आ गए कि कहने के नहीं वो जीत के ऊपर नाराज़गी हो रही है इनको। अरे जीत के ऊपर कहीं की नाराज़गी है हमारी? हम भी तो जीत का हिस्सा हैं। बिल्कुल, तुम एक मौका बना रहे हैं उसका। यकीन। मतलब आखिरी सवाल, गाज़ा की सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? दूसरे मरहले की जंग बंदी के लिए बड़ी मतलब गहमा गहमी के साथ पॉजिटिव वे में जो है आगे बढ़ रही थी बातचीत अमेरिका की जो है सालिसी में, लेकिन अचानक से एक ब्रेक आया है सामने। अभी वो ये है कि जो है जो बातचीत चल रही थी वो नाकाम हुई है। अमेरिका का कहना है कि हमास की जानिब से जो शरायत है वो नाकाबिल कबूल है। हमास ने भी कहा कि हमको मतलब इस तरह से जो है आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ को जो है नहीं करवा सकते साइन। और इसराइल की जो है जिस तरह की जारियत है वो जारी है। 14वां दिन है आज, यानी माह रमज़ान में मज़ीद उसने जो है ब्लॉकेट कर दिया है, नाकाबंदी कर दी है, ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, पानी के जो है पानी तक मिलना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। देखिए जालिम जो है अपनी हर बात को सही समझता है जी, और वो डोमिनेट करने की कोशिश करता, गालिब होने की कोशिश करता, क्योंकि उसको अपने यानी उस पर जाम होता है, मैं ताकतवर हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, आप 16 महीने से ज़्यादा जो है आप डोमिनेट कर चुके हैं, हासिल क्या करें? छुड़ा सके उन लोगों को जिनके बारे में आप जो आज बातचीत के टेबल पर आ रहे हैं। और अमेरिका के जो मैनुअल है, टेररिस्टों की जो लिस्ट है, उसमें हमास को टेररिस्ट करार दिया गया। फिर ये क्या वजह है कि खुफिया पर्दे के पीछे जाकर इसराइल को भी नहीं बताकर आप 3 दिन तक उनके साथ बात करते रहे? ये क्या मामला है? तो उस यही वजह है कि आज अमेरिकी अवाम ट्रम्प के खिलाफ, आप देखिए कई शहरों में ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पे निकल आए। तेरी क्या पॉलिसी है रे भाई? कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, बहरूपिया है क्या? इतना लफ्ज़ अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए, बहरूपिया को बोलते हैं। तो वो बहरूपे का अपने सदर के कर रहे हैं कि भाई हम इसके यहाँ से नहीं लाए तेरे को। तो ये सिचुएशन वहाँ अमेरिका में नाराज़गी बढ़ रही है। अब ये डोमिनेट करने की कोशिश नहीं। देखिए पहले तो मंसूबा दिया था कि आप देखो 15-20 दिन पहले की सैटरडे का था, 12 बजे का वक्त भी दिया था उन्होंने। जी जी, क्या हुआ? कहाँ हुए जहन्नुम के दरवाजे अभी क्यों नहीं खुले? तो जो कौम 16-17 महीने से तबाही को देख चुकी है, रमज़ान के बावजूद भी वो पानी के लिए तरस रही है, तो उनको उनके अज़ाइम को दुनिया का कोई हथियार ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना ही पैदा होगा जो इन अज़ाइम को ठंडा कर सके। उनकी लाशों पे ज़रूर गुजर सकते हैं आप, लेकिन उनको उनके हयात में उनको जीत नहीं सकते। ये तो बात सही है। और एक बात है, ये तो हो गई, और अरबों की जो खैर दोगली पॉलिसी है वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन एक मिस्र का जो फार्मूला था कि हम नहीं हटा के करेंगे, फरा करेंगे, फिर OIC ने भी मोहर लगा दी, इससे कुछ होने का नहीं है। जी हाँ। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हुसियों का बयान जरूर है। जी हाँ, देखिए हम तो तुमको बख्शने वाले नहीं। बंद भी कर दिया उन्होंने वो राहदारी को समंदर की।
कि हम तो तुमने हमारी जो है नान नुस्खे का रास्ता बंद कर दिया है, जो हमारी जो एड आने वाली है वो ख़त्म कर दी है। और मैं आज के दिन के हवाले से बताना चाहता हूँ इस्लामोफोबिया का मतलब, हाँ जी बिल्कुल, कहाँ बनाया गया आज, जबकि यूनाइटेड नेशन का मंजूरा दिन था। यौम ख़वातीन मनाते हैं आप? जी हाँ। क्योंकि क्या मतलब, मैं पूछा भाई यौम ख़वातीन क्यों मनाया जा रहा है? नहीं, वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में है। सारे मुल्क जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो तमाम सिग्नेटरीज ये दिन मनाना है। मुझे बताइए कि आज की दुनिया के कितने मुल्कों ने इस्लामी फोबिया का दिन मनाया आज? योगा डे मना रहे हैं। हाँ, योगा डे तक योगा मना नहीं बता रहा हूँ, खैर मनाना बिल्कुल, मनाइए। जो यूनाइटेड नेशन के मंजूरा है ज़रूर मनाना है, जी हाँ। चाहे योगा हो या कोई और हो। लेकिन इस्लामी फोबिया का दिन कहाँ से? नहीं है, कोई कहीं कोई आवाज़ भी आई कहीं? नथिंग, नेवर। किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में, किसी यूट्यूबर में? तो मैं भी यही तवक्को रखा था कि आप भी उनके साथ हो गए। लेकिन हमने तो भाई साहब बुलेटिन में भी, कश्मीर में भी बाज़ाब्ता हमने जो है लिया है, दीगर खबरों में भी जो है बड़ी अच्छी बात है, उसको कवर किया है हमने। जी हाँ। तो इस दिन की अहमियत, ठीक है, किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, वो एक हमको बात बोलना नहीं है, जी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन के मैनुअल में शामिल है, इसके ऊपर दुनिया क्या खामोश क्यों है? बिल्कुल। खैर, यूनाइटेड नेशन तो कागजी इदारा बन गया, उससे कुछ होने का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो मुसलिमा हैसियत बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। जैसा लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुई, उसको भी ख़त्म करके रख दीजिए। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।